ये लो बेटा, आई चाय। अरे माँ, आप क्यों लेकर आई? मैं खुद बना देती अपने लिए। खुद क्यों बना लेती भाई, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा काम करना। और वैसे भी अब घर में तो कोई है नहीं जिसके लिए मुझे इतना काम करना पड़े। तुम भी तो चंद दिन की मेहमान हो, इधर इम्तिहान दोगी उधर लाहौर चली जाओगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज ही मैं इम्तिहान दे दूंगी और कल ही लाहौर चली जाऊंगी। अभी तो पता नहीं और कितने और मसाइल आने हैं, और ये भी नहीं पता कि मैं पास होंगी या नहीं। ऐसे क्यों कहती हो बेटा कि तुम पास होगी या नहीं? हाँ? अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। और तुम्हारा अच्छा नसीब है बेटा, तुम ज़हीन हो, मेहनती हो, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। अम्मी, रिश्वत और सिफारिशें चलती हैं, यहाँ हर चीज मेरिट पे नहीं होता कि जहानत और मेहनत काम आ जाए। हाँ, सिफारिश होती है, पैसे भी चलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने ऊपर एतमाद ना रखे बेटा। हाँ, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हें अब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। सिर्फ अल्लाह पर मेरा यकीन कमजोर नहीं है, हर शख्स और चीज में मेरे यकीन का यही हाल है अम्मी। इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह पे ईमान कमजोर है, इसीलिए हर शख्स पे तुम्हारा यकीन भी कमजोर है। हेलो हेलो अम्मी। कशफ, क्या बात है, तुम रो रही हो? अम्मी, क्या हुआ बेटा, क्यों हला रही हो मुझे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी मेरा रिजल्ट आया है। CSS का? जी। तो बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगले साल फिर इम्तिहान दे देना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल तुम जरूर पास हो जाओगी। अम्मी मेरी 18वीं पोजीशन आई है। 18वीं पोजीशन? अब अम्मी आप क्यों रो रही हैं? रोने वाली बात तो नहीं है ये। अरे नहीं बेटा, मैं रो थोड़ा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। जीती रहो तुम। किस तरह बात कर रही थी तुम उनसे बेटा? क्या सोचते होंगे वो? क्या सोचते होंगे वो अम्मी? उन्होंने क्या सोचना है? मैं किस तरह बात कर रही थी? शर्मिंदा कर दिया तुमने उन्हें। मैंने उन्हें कैसे शर्मिंदा कर दिया? मिठाई लेकर आए थे, मुबारकबाद देने आए थे, 2 घड़ी पास बैठ जाती, बात कर लेती उनसे। ना मुझे उनकी मिठाई की जरूरत है और ना उनकी मुबारकबाद की। घर जाके तुम्हारे इखलाक के बारे में क्या कहते होंगे वो? अम्मी पिछले 7-8 साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि बेखलाक नाम की चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है, और अब दुनिया दिखावे के लिए भी मैं इखलाक नहीं दिखा सकती, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के जिम्मेदार हैं। बाप है वो तुम्हारे बेटा। तो मैं क्या करूं इसके बारे में? देखो बेटा, जब अल्लाह ताला जिंदगी में इज्जत देता है ना, तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो आप है ना इस काम के लिए, आप करें। जिंदगी में ना मैंने किसी को तकलीफ दी है और ना किसी को खुश कर सकती हूँ। मैं बस अब चाहती हूँ कि अब्बा उसी फासले पे रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं, अब भी इतना ही इंडिफरेंट रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं। लेकिन बेटा एक अच्छी तब्दीली आ रही है उनमें, तो तुम्हें क्या एतराज है? अच्छी तब्दीली? बैठे बैठाए अफसरी की खबर सुननी तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है, और आप चाहती हैं कि मैं इस सफेद झूठ का यकीन करूं? लेकिन बेटा दुनिया तो ऐसी ही है ना। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही अम्मी, अपने बाप की बात कर रही हूँ। एक्सीलेंट बेटा। कशफ, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, शाबाश। थैंक यू सर। अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी जी, अभी शुरू हो रही है। शाबाश बेटा, इसी तरह ऑनेस्टी से, मेहनत से, लगन से काम करती रहो, और हाँ, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो तुम्हें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। मैं आपकी एडवाइस को जरूर याद रखूंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगी। शाबाश।
और हाँ, अगर जिंदगी में कभी किसी भी काम की जरूरत हो, कोई भी काम, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू नो इट। थैंक यू सर, रियली। चाय लो। आप प्लीज। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के मुंह से अपने लिए बेटा का लफ्ज़ सुना। ये वो लफ्ज़ है जो मैं हमेशा अपने बाप से सुनना चाहती थी। शायद वो कभी कहते होंगे मेरी बचपन में, लेकिन मुझे याद नहीं। और आज सर अबरार के मुंह से बेटा का लफ्ज़ सुनकर मैं नहीं जानती मेरी क्या कैफियत हुई। पता नहीं खुशी से हुई या रंज से। सगे रिश्तों के होते हुए मोहब्बत और शफकत नाम की चीज़ों के लिए तरसने से बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और मैं यकीनन मोहब्बत के मामले में बदकिस्मत हूँ, और सगे रिश्तों के मामले में उससे भी ज़्यादा। सर अबरार का मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक ख़ास रोल रहा है। वो बाप नहीं है मेरे, मगर बहुत दफ़ा वो मुझे बाप जैसे ही लगे हैं। काश मैं कभी उन्हें ये बता सकती। कभी कभार हम अपने खूनी रिश्तों से मायूस होकर उन रिश्तों को उन चेहरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यार और तवज्जो देते हैं। पता नहीं ये सही होता है या गलत, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यही होता है। कशफ, तुम्हारे अब्बा आए थे बेटा। किस लिए? वो कह रहे थे कि वो खुद तुम्हें लाहौर छोड़ने जाएंगे। वो कह रहे थे कि नया शहर है, ऊपर से इतना बेशुमार सामान है, तो कोई साथ होगा तो अच्छा रहेगा। अम्मी, पिछले 4-5 साल से मैं हर जगह अकेली ख्वार होती फिर रही हूँ। अब कौन सा बोझ है जिसके लिए मुझे उनके कंधों की जरूरत है? आप उन्हें बता दीजिएगा कि जैसे पहले हर जगह धक्के खाते खाते जाती थी, उसी तरह मैं लाहौर चली जाऊंगी। उन्होंने अगर कुछ करना है तो वो आपके लिए करें। हम अब उड़ना सीख गए, उनकी परों की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इतनी भी बदलियाज नहीं हूँ बेटा कि मैं उनसे कह देती कि उनकी बेटी का उनकी कोई जरूरत नहीं। इसमें बदलिहाजी की क्या बात है? सच है ये। और प्लीज आइंदा इस तरह उनके ऑफर्स मुझे मत पहुंचाइएगा। मुझे दुख होता है, वो मेरे दिल और नजरों में और गिरते हैं। थोड़ी सी तो इज्जत रहने दें उनकी मेरे दिल में। वैसे आपा, आपके तो ऐश हो जाएंगे पोस्टिंग के बाद। मेरे कौन से ऐश होंगे? लो, ऐश नहीं होंगे क्या? गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, नौकर मिलेंगे। सिंध में मेरी पोस्टिंग करनी उन्होंने किसी जंगल में। 2 कमरों का घर होगा, 1 खटारा गाड़ी, जिसके साथ 1 अदद ड्राइवर और गार्ड। 25,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। इससे बेहतर तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था। अगर उसी जॉब के साथ रहती तो आज 1 लाख का पैकेज मिलता मुझे। मगर आपा, ऑफिसर तो ऑफिसर होता है ना, भले ही फिर वो किसी 1950s की किसी पुरानी गाड़ी में क्यों ना घूम रहा हो, है ना अम्मा? हाँ, यही हमारी बीमार ज़हनियत है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अलावा और कोई ख्वाब ही नहीं पालते। ऐसे मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जहाँ इतने मराहत मिलते हो बेटा। ये गवर्नमेंट की जॉब ही है जहाँ सर पे छत भी मिलती है, और इस सर पे छत के लिए 24 घंटे चक्की में पिसना पड़ता है। हर चीज़ की कीमत होती है अम्मी, कोई चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती। हाँ, सच कहती है तुम। वाकई किसी को कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें मुफ्त में भी मिल जाती हैं। अच्छा, किनकी बातें कर रही हैं आप?
आए। अच्छी जगह है बेटा, ज्यादा मसरूफ तो नहीं है? वीकेंड पे ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती। बैठे। यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। छोटा शहर है ना, इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा है ना कश्यप, तुम्हें घरदारी आ जाएगी। मम्मी, मुझे घरदारी में कोई शौक नहीं है। अपना घर साफ सुथरा रखने में शौक है बस। शनीला तो कह रही थी वो आपके साथ आएगी, वो क्यों नहीं आई? अरे बेटा, उसका बस चले तो हर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई है बेटा, पढ़ाई का हर्ज होगा। ले आती ना, वीकेंड गुजार के वापस चले जाती वो। तुम जानती हो उसकी आदतों को, बिल्कुल बच्चों की तरह है। वीकेंड पर आती और यहीं रह जाती। चले, चाय मंगाओ? हाँ हाँ जरूर। तुम्हारे अब्बा तुम्हें सलाम भेज रहे थे बेटा, बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा, बल्कि आने का कह रहे थे। हमाद की तो पूरी कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए। उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का। छोड़े उन्हें अम्मी, रहने दें। किसे? आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कश्यप बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना। आपने अब्बा को माफ कर दी? हाँ। उन्होंने आपसे माफी मांगी? मुझे इंसानों की मुनाफिकत से सख्त नफरत है। पता, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते। अरे कश्यप, इसका क्या मतलब? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती। लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर। क्यों, ऐसी भी क्या बात कह दी मैंने? अरे बेटा, जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं, और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाए। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही। तुम्हें मालूम है बेटा, वो ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, और किसी भी बाप के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है। और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो। मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी। वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब, तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते अब। हर चीज का वक्त होता है, और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। अम्मी, इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। उनको तो कोई शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म कुछ नहीं है। और पता है अम्मी, सबसे तकलीफ दे बात क्या है? वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले, तंग नजर, खुदगर्ज, मफाद परस्त, और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं, मेरा अपना बाप था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ बेटा। अब ये काम नहीं कर सकती अम्मी। ये जो आप करने की भी कोशिश कर रही हैं, इससे मेरी तकलीफ में इजाफा होगा। सारी जिंदगी अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना। फिर
अब बाप की शफकत बांटने की अहमकाना कोशिश ना करें। Here she is. Welcome. She is Kashif Mortiga, and he is Albert Mitchell, and Colonel Edward. Zarun Vinay. He is a foreign office coordinator for us. हेलो। हेलो। नंबर लिखा दो। ऑफिस का लिख लो। ऑफिस का लेके क्या करूँगा? तुम 24 घंटे उस पर अवेलेबल तो नहीं होती? 24 घंटे में सेल फोन पे भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ना अवेलेबल हो मैं बजाज साहब को कॉल कर दूंगा। धमकी ना दो मुझे। धमकी तो नहीं दे रहा मैं। It's very good to see you after a long time. बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। नंबर लिख लो। बोलो। ये दो। कशिफ मुर्तजा से दोबारा यहाँ मिलना था इस तरह के हालात में, इस तरह की actually come to think of it, she's changed. So how many places will we be visiting today? 6, 7 locations. But that depends on how long you stop over for every place. All right. अगर जिंदगी में किसी आदमी की शक्ल मैं देखना नहीं चाहती थी तो वो ये आदमी था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से मेरे सामने आ गया है। Kasha, how long do you think it will take us to get to Johor? About an hour. और बेहतर है कि आप मेरा नाम इतना कैजुअली ना लें। So is it Miss Kashaf or is it Mrs. Kashaf? मिस कशा। दिमाग अब भी उसी तरह खराब है इसका, बल्कि शायद पहले से ज्यादा हो गया। दो बजे तक का लंच का इंतजाम किया हुआ था। अगर ये बार बार इस तरह रुकेंगे तो वहाँ 2 बजे तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये कि तुम उनको बता दो। 2 दफा बता चुका हूँ, नहीं सुनते मेरी बात, तो क्या करूँगा? तुम्हारे साथ आए, तुम्हारी बात सुननी चाहिए उनको। बेहतर होगा अगर आप मुझे आप कह के बुलाएं, क्योंकि तुमसे तो ऐसा लगता है हमारे दरमियान पुरानी शनासाई है।
इस तरह से तो हम लोग बहुत कम जगहें कवर कर पाएंगे। एक दिन में 3 जगहों को कवर करना ये प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगहों पे जा सकेंगे। सर मेरे ख्याल में तो जो जगह दूर है उनके हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। कश्यप, तुम्हारी क्या राय है? up to them, sir. मेरी तो कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहें कवर कर लेते, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब हम इससे ज़्यादा जगह कवर कर नहीं सकते। सो हाउ डिड यू लाइक द 3 places you have visited so far? It's been really interesting so far. Yeah, absolutely. Yeah. So this is where you'll be staying. Your rooms are ready, and I'll have the cook serve dinner. I think that's not a good idea. Let them rest for a while, then we'll serve dinner. Yeah, we'll take a rest, and then I guess we'll have dinner after that. Okay. Does 10 sound fine? Yeah, 10. Yeah, kind of fine. Make yourselves at home. Okay. मेरे लिए डिनर पर मौजूद होना मुश्किल होगा। 10 बजे बहुत लेट है। क्यों? क्योंकि मेरा घर यहाँ से आधा घंटा दूर है। अगर डिनर 10 बजे तो मैं आधी रात को ही घर पहुँचूंगी। तो मैं आधी रात तक घर के बाहर नहीं रहती। अभी तक? हाँ तो सॉरी, नहीं, इट्स गुड। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। एक्सपीरियंस है मुझे। थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदाजा था कि आपका जवाब यही होगा। ज़रूरत से ज़्यादा जानता हूँ आपको। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हर चीज़ में नफ़ा और नुकसान तो नहीं देखा जाता। कहने की बात है, दुनिया सिर्फ नफ़ा नुकसान से ही चलती है। आपकी चलती होगी, मेरी तो नहीं चलती। मेरा ख्याल है हमें पर्सनल मैटर से दूर रहना चाहिए, बेहतर होगा। चलें, ठीक है, आप जाइए। आई वोंट फोर्स यू टू स्टे टिल लेट। संभाल लूंगा मैं। थैंक यू। शुक्र है मुझे आपको याद दिलाना नहीं पड़ा। बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं आज मुझे। दर्द, तकलीफ और बेइज्जती के बहुत सारे लम्हे एक बार फिर छूते हुए गुजरे हैं मुझको। सरकारी मजबूरी ना होती तो मैं इस आदमी से बात करना भी गवारा ना करती। ये मेरी माजी की ख़राब तरीन यादों का एक हिस्सा है, और यकीनन आज भी उतना ही नाकाबिल एतबार, ख़तरनाक और ख़ुद गर्ज़ है।